गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट, जो कि हम लोगों ने कल न्यूट्रिशन तक कर दिया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया था हमारा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लगभग खत्म हो गया था, लगभग क्या हो ही गया था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमोइबा के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। अमोइबा बेचारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चर भी उसका ये भी नहीं है कि एक सिंप्लीफाइड कोई गोला हो, ओवल हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो उसका। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका। उसका जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो अनडिफाइंड है, बेचारा कहीं से भी फैल रहा है, कहीं से भी फूल रहा है, कुछ भी मतलब। ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमोइबा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि मैंने बताया पानी के अंदर बेचारा पाया जाता है। इट टेक्स फूड बाई फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो अपना फूड लेता है, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के, ये दिखाई दे रहा है ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के अपना फूड इनटेक करता है। ठीक है। इसके पास होता है एक वैक्यूल। क्या होता है इसके पास? एक वैक्यूल, ये वाला न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे ही डाइजेस्ट किया, एसिमुलेट किया, यहाँ पे पूरा बॉडी जो है एक तरीके से इसका पूरा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देती है। ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। अब सीधी सी बात है, इसने फूड अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लिया यहाँ पे। ठीक है। या फिर यहाँ से देख लो, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल ये है, फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लिया, घुमाया बॉडी के अंदर, अंदर इंजेस्ट कर लिया। अब इसको धीरे धीरे डाइजेशन जो है एक तरीके से इसके बॉडी के अंदर आ चुका है, तो सीधे खत्म कर लेगा, इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद डाल दिया जाएगा शरीर के बाहर, एब्जॉर्ब करने। ठीक है। अब देखो, अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। अब सरफेस ऑफ सेल के थ्रू क्या कर देंगे हम लोग, इसको सेंड कर देंगे। ठीक है। पहली बात देखो, अमोइबा की जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग सुडोपोडिया। ठीक है। अमोइबा का जो फूड प्रोसेसिंग का जो एक तरीके से मेथड है, वो होगा वैक्यूल के, फूड वैक्यूल के द्वारा। उस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये अमोइबा का हो गया। अब ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार का है, ये है इंसानों की शक्ल, असली शक्ल यही है, ऑर्गन्स वगैरह अगर देखेंगे तो। ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा होगा, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। ठीक है। अब इसके अंदर एक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनाल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनाल है इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंटरी कैनाल बोल रहे हैं। एलिमेंटरी कैनाल बोल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनाल है क्या बोल रहे वाले को, उसको एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। उसके बाद माउथ से लेकर स्टोमक तक की जो कैनाल है, स्टोमक तक की जो कैनाल, उसको क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, ईसोफेगस, OESOPHAGUS, ईसोफेगस। ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होंगे, ग्रंथियां बहुत अलग अलग प्रकार की मौजूद होगी। जो भी अपन लोग खाएंगे वो सारा का सारा डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है। ब्रेक डाउन करेंगे उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसके बाद उसको डाइजेशन का काम किया जाएगा। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है, माउथ है, ईसोफेगस है, माउथ से लेकर स्टोमक तक की कैनाल जो बताई थी मैंने, ईसोफेगस बताई थी, तो माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है। मेन ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे जो इसमें हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फूड के अंदर। जो लार्ज बड़े बड़े जो पार्टिकल है ना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा भी जाएगा, तो कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। तो हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा रिलीज करके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, लीवर, पेनक्रियास और इंटेस्टिनल ग्लैंड से निकलेगा इंटेस्टिनल जूस। आ रही है बात समझ में? ये सारे के सारे क्या है, मेन ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में अपने को हेल्प करते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पूरा। यहाँ पे देखो, ये आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है जिससे क्या रिलीज होता है, सलाइवा। सलाइवा नहीं है भाई, ये सलाइवा है। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग टंग, ये आपके टेस्ट रिसेप्टर्स इसके पास मौजूद हैं। ठीक है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन है जो कि फूड पाइप और विंड पाइप के बीच का ढक्कन है। फूड खाना होगा तो वो खुलेगा, वो खुलेगा, जो चीज अंदर जानी है इस पाइप के थ्रू, वो उस टाइम पे वो ढक्कन जो है एक तरीके से एपिग्लॉटिस जो है एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसोफेगस हो ही गया, माउथ से स्टोमक तक की कैनाल, इसोफेगस।
क्या लीवर है आपका, लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक के अंदर खाना थोड़ी देर के लिए रहता है, और इसके अंदर थोड़ी देर के लिए रहता है, दिन के लिए नहीं, देर के लिए रहता है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को HCl देखने को मिलेगा। HCl क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फूड को एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। गॉल ब्लैडर है आपके पास, ड्यूडेनम है, पैनक्रेटिक जूस निकलेगा यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलम सिकम, ये आप सभी के जो है डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या चीजें जो हैं डाइजेशन के अंदर होंगी। माउथ की बात करते हैं हम लोग। फूड सबसे पहले हम लोग माउथ से इंजेस्ट करेंगे, पहला मेथड क्या है, इंजेशन का। बॉडी के अंदर अगर इनटेक कर रहे हैं तो सबसे पहला मेथड क्या कहलाएगा, इंजेशन। क्या कहलाएगा, इंजेशन। भाई अंदर भी तो लेंगे, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ तो अंदर लेना ही पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, इंजेशन लेंगे। अब स्मॉलर पार्टिकल्स को, मतलब जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स लिए हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ोगे। भाई अगर मान लो कोई लड्डू खा रहा है, लड्डू बना किससे, बूंदी से बना है, छोटी छोटी बूंदियाँ होती है पीली पीली, वो बूंदी से ही लड्डू बना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको खा रहे हैं तो सीधी सी बात, तो दोबारा से ही क्या कहते हैं, बूंदी के अंदर कन्वर्ट हो गया, लड्डू को खा रहे हैं तो, ठीक है। तो जो लार्जर पार्टिकल्स किसमें टूटेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर टूटेंगे, ठीक है। और फिर बाद में किसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, वो सलाइवा के साथ। किसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, सलाइवा के साथ। सलाइवा कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसको, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो भी आप लोग खाओगे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको थोड़ा स्टिकी टाइप में बना लेता है, या फिर उसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेता है। स्मूथ बनाने के बाद क्या करेगा, इसी फूड पार्टिकल को कहाँ पे भेज देगा, ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक के अंदर भेज देगा, क्योंकि माउथ से लेकर स्टोमक तक के जो पाइप है उसको क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस। इसी ईसोफेगस के थ्रू किसमें भेज देगा, ये स्टोमक तक भेज देगा, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है। इसके बाद आता है हम लोग स्टोमक। स्टोमक तक पहुंच गया फूड पार्टिकल। अब देखो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, ये प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या का जूस, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। और कौन सा जूस है भाई, ये एक तरीके से एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकोसा लेयर होती है स्टोमक के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से एंजाइम्स हैं। पेप्सिन क्या करता है, जो आप लोगों ने फूड पार्टिकल लिया है उसके अंदर से प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स वगैरह होंगे वो एक तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करेगा। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी याद कर लो, ठीक है। पी गाड़ी की आवाज आती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, एक तरीके से मैंने बताया था, फूड पार्टिकल जैसे ही गया, फूड पार्टिकल जैसे ही एक तरीके से अंदर गया, स्टोमक तक पहुंचा, स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट था, मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फूड जाते गया कि कौन से मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कौन से मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में जैसे ही कन्वर्ट होगा उसी टाइम पे पेप्सिन जो एक तरीके से अपना काम करना शुरू कर देगा। पेप्सिन उसी टाइम पे रिलीज करना शुरू कर देगा। रिलीज होएगा तो उस टाइम पे प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब स्टोमक जलता क्यों नहीं है, बेचारा बेचारा खत्म क्यों नहीं होता, स्टोमक खत्म क्यों नहीं होता, उसके अंदर एसिड है भाई, ठीक है, एसिड है, तेजाब है उसमें, खत्म क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको प्रोडक्शन के लिए, स्टोमक की प्रोडक्शन के लिए क्या है, एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर स्टोमक के चारों वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है, चारों तरफ से वॉल्स में प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, उस एसिड के एक्शन को बचाने का काम करता है, उस एसिड के एक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। जब उसके बाद फिर फूड पास होगा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्टोमक के बाद सीधा हमने कहाँ पहुंचा दिया, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। अगला जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूडेनम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे वाले को, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर क्या होगा, फूड इज मिक्स्ड विद बाइल। बाइल कहाँ से सिक्रेट हुआ है, लीवर से, ठीक है। फूड देखो सबसे पहले फूड गया माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, माउथ के अंदर तो सलाइवा, ठीक है। और इससे पहले माउथ के अंदर जो पार्टिकल्स का जो लार्जर पार्टिकल्स उनका ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन किसकी वजह से हुआ था, टिथ की वजह से। टिथ पता होगा, क्लास में ऐसे बोलते हैं 32 ही दिखा रहा है भाई, 32 ही दिखा रहा है, मतलब 32 के 32 ही फाड़ देते वो 32 के 32 दांत जो होंगे
वो एक तरीके से ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने की में जो हेल्प करेंगे वो कौन करेंगे? दांत करेंगे। और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का जो काम करेगी वो करेगी टंग, जीभ, जिह्वा जिसको बोलते हैं, जीभ। वो क्या करेगी? सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करेगी। और उसके बाद क्या होगा? लास्ट में सलाइवा के साथ जैसे ही मिक्स हुआ उसको अंदर की तरफ धकेला जाएगा और स्टोमक तक पहुंचा जाएगा। स्टोमक तक मैंने बताया स्टोमक तक पहुंचा जाएगा। स्टोमक के अंदर क्या है? HCl है, एसिड है। फूड को एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के बाद एसिडिक मीडियम में जैसे ही हुआ उसी टाइम पे पेप्सिन नाम का एक एंजाइम जो होगा सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को। ठीक है। और स्टोमक के जल क्यों नहीं रहा था? मैंने बताई थी तेजाब है, वो भस्म हो जाना चाहिए था इतनी देर, इतनी जल्दी में। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्टोमक के चारों ओर वॉल है किस चीज की? म्यूकोसा की। म्यूकोसा प्रोटेक्ट करके रखता है भाई। जो भी एक्शन वगैरह होगा एसिड का उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा? म्यूकोसा का। ठीक है। उसके बाद फिर से अगले पार्टी में धकेल दिया जिसको हम लोग बोल रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है। अब फूड मिक्स वगैरह हुआ कहाँ पे? बाइल के साथ। बाइल कहाँ से सिक्रेट हुआ था? लीवर। ठीक है। और उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या सिक्रेट कर रहे हैं? पेनक्रियाटिक जूस। उसके बाद बाइल जो है ब्रेक डाउन कर देता है फैट्स को। जैसे प्रोटीन्स, पेप्सिन ने प्रोटीन्स डाइजेस्ट करे थे, तो फैट्स किसके द्वारा डाइजेस्ट होगा? यहाँ पे बाइल जूस, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रेट हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गया। पेनक्रियाटिक जूस अब क्या करेगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज, दो प्रकार के पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा? फैट को। ठीक है। फैट यहाँ पे 2 बार डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन्स भी यहाँ पे 2 बार डाइजेस्ट हुआ। प्रोटीन्स यहाँ पे 2 बार पेप्सिन ने कर दिया प्रोटीन्स, और एक लाइपेज, एक किसने कर दिया? ट्रिप्सिन ने कर दिया। ट्रिप्सिन ने भी टीपी और पीपी, तो भाई ये दोनों के दोनों किसके डाइजेशन में लगे हुए हैं? ब्रेक डाउन करने में प्रोटीन्स को। किसमें? प्रोटीन्स को। और उसके बाद फिर हमारे पास एक था लाइपेज और एक था बाइल। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? फैट्स को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फैट्स को। ठीक है। फैट्स को ब्रेक डाउन करने में जो हेल्प कर रहा है वो एक तो हो गया बाइल और एक हो गया लाइपेज। ठीक है। उसके बाद फिर हम लगा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं ग्लैंड्स जो होते हैं, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बालकों? इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन से क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या? इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एंजाइम्स है इंटेस्टिनल जूस, ये कन्वर्ट किस में कर देगा? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, फैट्स और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को किस किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज, फैट्स और ग्लूकोज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर। फैट्स को किस में कर देगा? फैटी एसिड के अंदर। ग्लिसरॉल को कर देगा प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है। सॉरी, देखो इंटेस्टिनल जूस था हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल जूस से क्या होता है? एंजाइम्स वगैरह जो इंटेस्टिनल जूस के हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं एक तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ग्लूकोज के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। फैट्स को किसके अंदर कर दिया गया? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है। क्योंकि बार बार हम लोगों ने मेन पॉइंट क्या था? फैट बन रहा था बार बार हमारे पास। ठीक है। तो फैट को अब किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। प्रोटीन बना था हमारे पास, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया था। ठीक है। प्रोटीन अब किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड्स के अंदर। जो अब वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके पास सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस प्रकार के। ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम लोग बोलते हैं विलई। क्या बोलते हैं इनको? विलई। ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको क्या बोलते हैं? विलई। इनके अंदर होती है ब्लड वेसल्स। इनके अंदर क्या होंगे वालों को? ब्लड वेसल्स होंगे इनके अंदर। ये ऐसे ऐसे इनके अंदर होती है ऐसे ब्लड वेसल्स। आ रही है बात समझ में? अब ये जितनी ज्यादा होंगी सीधी सी बात है सरफेस एरिया इंक्रीज होना है। अगर मान लो यहां से लेकर एक प्रकार से यहाँ पे होंगी तो सीधी सी बात अगर सिंपल स्टेट होती तो सरफेस एरिया होता ही नहीं, स्टेट होगी। लेकिन जितनी ज्यादा ये होंगी उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया घेर रही है ये तो। ठीक है। सरफेस एरिया को एक तरीके से घेरे, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अंदर ब्लड वेसल्स बताई दी थी मैंने। ठीक है। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या करेंगे? जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होने के बाद, ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद
ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जितने भी सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वहां पे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सीधा सीधा चला जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पास। किसके पास चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज तो डाइजेस्ट होनी थी वो आ गई। कुछ बचा लार्ज इंटेस्टाइन के? कुछ नहीं बचा। लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या होगा? वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा और वेस्ट मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा एनएस के द्वारा। ठीक है, अब इसको अगर शॉर्ट में अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले माउथ के अंदर इंजेक्शन। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ था, जिसने क्या किया था, एक तरीके से जो हमारे पास ये फूड पार्टिकल्स थे, ये हम लोग मैं बताया था ना यहाँ पे, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने? शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगले ओसोफेगस के थ्रू गया स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर हम लोगों ने बताया स्टोमक की जो वॉल्स है आपकी, ये यहाँ पे जो स्टोमक की जो वॉल्स है, ठीक है, स्टोमक की जो वॉल्स है इसके अंदर म्यूकोसा लेयर है जो HCl से बताती है। फूड पार्टिकल जब इसके अंदर जाएगा तो एक तरीके से क्या करेगा, इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते पेप्सिन रिलीज हो जाएगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, ब्रेक डाउन कर देगा उसका प्रोटीन का। फिर अगला किस में चला जाएगा? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के आसपास जो है, लीवर है, लीवर क्या सिक्रेट करके दे रहा है? बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करके दे रहा है? बाइल जूस। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पेनक्रियास के बारे में पढ़ा। पेनक्रियास क्या सिक्रेट कर रहा है? पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन से हैं? एक है लाइपेज और एक है ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या काम कर रहा था भाई? लाइपेज कर रहा था फैट, और ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद ये डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद सीधा चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते ही इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होगा। इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होगा। इंटेस्टिनल जूस का क्या काम बताया था मैंने? जो भी एक तरीके से हम लोगों ने प्रोटीन बनाया है, फैट बनाया है, उसको प्रोटीन को तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जो एक तरीके से यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो बनाए थे सबसे ऊपर, कार्बोहाइड्रेट बन गए थे अपने, कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज के अंदर। फैट्स किसमें हो जाएगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। प्रोटीन किसमें हो जाएगा? अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस प्रकार के, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे। ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। तो सीधी साधा ब्लड वेसल्स है, तो जितना ज्यादा फूड पार्टिकल इनमें फंसेगा, जितना ज्यादा फूड पार्टिकल इनमें फंसेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, जो भी एक तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने का वाटर वाटर एब्जॉर्ब होगा और बाकी जितना वेस्ट मटेरियल बच गया सारा का सारा एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पे। अब एक पार्ट है जो रेस्पिरेशन है, इसके अगला जो फंक्शन है इसका, वो हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की। ठीक है, अगला जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स जो होगा बर्न होगा। ठीक है, सेल्स के द्वारा बर्न हो गया, और जिसकी वजह से क्या होगा? फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। खाना खाया है हम लोग, बहुत इज्जत से खाना खाया है, और इस खाने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी न किसी प्रकार का वो खाना जो खाया हम लोगों ने, एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। ठीक है, अब देखो, सॉरी, जरूरी है कार के अंदर जल ही जीवन। देखो, रेस्पिरेशन क्या है भाई? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हम लोगों ने फूड पार्टिकल खाया है, ठीक है, वो क्या होगा? बॉडी के अंदर गया, हर एक सेल के पास गया, वहां से बर्न होगा, तो सीधी सी बात है एनर्जी रिलीज होगी भाई। रिलीज एनर्जी होगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले रहे हैं तभी तो एनर्जी रिलीज हो, तभी तो जिंदा है हम। ऑक्सीजन ले रहे हैं तभी तो जिंदा है। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये जो एनर्जी का ब्रेकडाउन वगैरह सारी चीज बताइए कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ पे होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोल रहे हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जो जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो एक तरीके से रेस्पिरेशन के दौरान जो रिलीज होगी वो क्या बनाने में हेल्पफुल है? एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्पफुल है। एटीपी को अपन लोग बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और एटीपी किससे बनेगा? एडीपी मॉलिक्यूल से बनेगा भाई। 2 एडीपी डाइफॉस्फेट, 3, तो 3 जो बना है वो किससे बना है? 2 से ही बना होगा। तो सीधी सी बात है, या फिर सीधी सी बात है 2 से ही क्या बनता है? 3 बनता है। ये तो बात
क्लियर होगी, 2 से ही मिलता है 3, तो यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल से क्या बनेगा अपने एटीपी बनेगा, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या बना रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसके साथ किसी ना किसी प्रकार का एक फॉस्फेट आके जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो रेस्पिरेशन की वजह से आई है, एडीपी अपने पास था ही मौजूद, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, कब, जब एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू जब एनर्जी एक तरह रिलीज हो रही तब। अब फिर क्या बन गया लास्ट में, एटीपी। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को क्या बोल रहे हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी जो होगी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और व्हेन द सेल नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। जब देखो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गई एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अब जब भी उसको जरूरत होगी, ठीक है, अपनी बॉडी को जब भी जरूरत होगी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की, तो सीधी सी बात है एटीपी टूटना शुरू कर देगा। एटीपी क्या करेगा, टूटना शुरू कर देगा। किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, पानी की प्रेजेंस में टूटेगा, ठीक है। और पानी की प्रेजेंस में टूटते ही फिर एटीपी की दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी, और अपने आप ही एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी पानी की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, एडीपी, और प्लस में एनर्जी रिलीज होगी। भाई देखो सीधी सी सिंपल सी स्पष्ट बात है, अगर मान लो तुम्हारे घर के अंदर, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही गेहूँ वगैरह निकले होंगे या अभी निकलेंगे, अभी खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी, तो जितना ज़्यादा एक तरीके से अन्न आएगा वो सारा का सारा स्टोर किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने का जब उसके अंदर जरूरत होगी तो हम लोग उसके अंदर से उतना अन्न जो है एक तरीके से निकाल सकते हैं। गेहूँ है, बाजरा है, सरसों है, जो जितनी ज़्यादा जरूरत है उतना हम लोग निकाल लेंगे, और उसके हिसाब से फिर वापस उतना का उतना ही रख देंगे। मतलब जितना यूज़ करना है उतना निकाल लिया, ठीक है, और उसको यूज़ कर लिया, और जो बचा वो उसको साइड में कर दिया। अब जब और ज़्यादा जरूरत पड़ गई, ये वाला खत्म हो गया, तो और निकाल लिया उसके अंदर से। बिल्कुल सेम यही है अपने पास, ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। जब जरूरत होगी तो एटीपी है ये अपने पास एनर्जी उसमें, तो वो हम लोग उसको एडीपी के अंदर या एनर्जी के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, मेनली 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मुझसे ज्यादा जानकारी है तुमको, मानता हूं, ज्यादा ही ज्ञान है, पढ़ा रहे हैं तो काबिलियत होगी। सुनो ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से पता लग रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होगा। किसकी प्रेजेंस के अंदर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होगा, और ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू एनारोबिक, ठीक है, एज कंपेयर टू एनारोबिक ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होंगे। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही हम लोग सारे के सारे काम करने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, और एंड प्रोडक्ट्स के क्या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। हम लोग भी तो यही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर रिलीज हो जाता है, और एनर्जी हमारी चली जाती है बोलते बोलते, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बालकों, पायरुवेट। पायरुवेट जो है एक तरीके से 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसे ही घुमा फिरा के दे रखी है, तुम लोग बेचारे फंस गए होगे, तभी मुझ जैसे इंसान के पास समझने के लिए आए थे। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर काम होगा, ठीक है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा अपने को। एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे, एंड प्रोडक्ट्स में लास्ट में सारी इक्वेशन सारी चीज हो जाएंगी, लास्ट के अंदर हमारे पास बचेगा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमारे पास उस टाइम पर बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लास्ट में क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, ये अपने पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये अपने पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट के अंदर, ठीक है। और कब कन्वर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, तब ये कन्वर्ट हुआ। अब ये जो पायरुवेट है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये चीजें रिलीज करता है, ठीक है, ये चीजें ये रिलीज करेगा। इतनी बात आ गई समझ में।
कोई समस्या? ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट में। कब कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। कहाँ पे कन्वर्ट हुआ? सेल की कौन सी जगह थी? साइटोप्लाज्म। अब पायरुवेट कन्वर्ट होगा यानी पायरुवेट से एनर्जी मिलेगी, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट कन्वर्ट होगा एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था और एनर्जी थी। तो ये तीनों चीजें कहाँ पे? एनर्जी करेंसी कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर लो। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एनर्जी लेस प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू ये मैंने बताया था। एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे इसके लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। के अंदर भी तीन ही थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसके अंदर भी तीन ही है, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बोल दो उसको। इथेनॉल बोल नहीं सकते लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड अलग है, इथेनॉल अलग है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों में से क्या समस्या क्या है कि लैक्टिक एसिड कुछ जगह पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यीस्ट वगैरह है वहां पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ऑब्लिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है? ये कहाँ पे होगा? मसल सेल्स के अंदर होगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल्स के अंदर होगा। या फिर यीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने बता दी इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा भाई। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया भाई? एनर्जी तो थी अपने पास, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड के अंदर। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट अब एब्सेंस हो गया ऑक्सीजन का, किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर। अब ईस्ट के अंदर सेम बात कर लेते हैं, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहां पर अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ईस्ट के अंदर, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा भाई, सीधी सी बात है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ही होगा। ये एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और सेल के कौन से पार्ट में? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, सीधी सी बात। लेकिन आगे क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? एंड प्रोडक्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे क्या है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। कहाँ पे? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यहाँ पे क्या है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। पर कितना है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, यहाँ पे मसल सेल्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पे ईस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हो गए अपने पास। अब देखते हैं हम लोग ये वाला, ये जो सिस्टम है ना, आप लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, बढ़िया सा डायग्राम बना के दे रखा है। तुम लोग सोचे पता नहीं कहाँ तीर चल रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर कहाँ से तीर आ गए, क्या ही प्लस माइनस दे दिया है ना। सिंपल सी बात है, जो थोड़ी देर पहले ही हम लोग अभी गीत गा रहे थे, उस गीत के अंदर यही था कि हम लोगों ने यही बात की थी, ग्लूकोज जो है एक तरीके से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये वाला जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसके अंदर पढ़ा था? ये पढ़ा था हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें पढ़ा था ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पढ़े थे हम लोगों ने किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। किसमें पढ़ा था? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब बोर्ड के अंदर तुमको ये डायग्राम दे दिया जाए तो तुम लोग आराम से कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वो अलग बात है, तुम लोग उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरोगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है, ये वाला नीचे वाला जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का है। समझ में आ गया? और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। ईस्ट जो बनाएगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या बनाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। यहाँ पे क्या बनेगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो बना लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार का जो मेथड है रेस्पिरेशन का, वो क्या सिस्टम है ये देखो। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है? अपने पास नोस्ट्रिल्स हो गया, नेजल कैविटी हो गया, नोस्ट्रिल्स नाक हो गया, नाक के छेद के अंदर जो आपको कैविटी दिखाई देगी वो नेजल कैविटी होगी। फायरेंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, लंग्स और डायफ्राम, ये सारी चीजें आप लोगों को डायग्राम के बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। बढ़िया डायग्राम बना रखा है, लाल काला पीला नीला कर रखा है, ये साफ सुथरा सा डायग्राम है। अब देखो ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरे सिस्टम के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस में ही मजे आते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, सिंपल से हम लोगों ने पढ़ लिया, सिस्टम पढ़ लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये चीज इन्वॉल्व है।
प्रोसेस क्या है। जब तक प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक लिख के क्या होगे पेपर के अंदर। तुम लोग ऐसे पूछ लिया हरियाणा बोर्ड ने या सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो तुम लोग 4-5 ये पार्ट थोड़ा ना लिख के होगे, ये वाले, ये 4-5 पार्ट में काम नहीं चलेगा भाई। आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिस्टम में मतलब सिस्टम, वो एलवीस यादव वाला सिस्टम नहीं, ये पूरा सिस्टम है ये। आ रही है बात समझ में, ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे हिमाचल, उत्तर प्रदेश, चाहे कहीं का ही बोर्ड हो, चाहे वो मार्क्स तभी देगा जब ये एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए देखो, हम लोग सांस ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, एयर कहाँ से एंटर कर रही है, नॉस्ट्रिल्स, ये जो नाक है यहाँ से एंटर कर रही है एयर, ठीक है। हेयर और म्यूकस, नाक के अंदर हेयर प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये मान लो आपका नाक है, इसके अंदर 2 छेद बने हैं, 2 छिद्र बने हुए हैं, इसके अंदर हेयर्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे और एक तरीके से म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को एक तरीके से ट्रैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, ट्रैप क्यों कर रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो आंधी तूफान की जो मिट्टी है, वो मिट्टी अगर तुम्हारे फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल, ब्रांकिया, ब्रांकियोल और लंग्स के अंदर चली जाए, ठीक है, सिस्टम खराब हो जाएगा। जब तुम लोग स्मोकिंग करने के बाद लंग्स को खराब कर सकते हो, धुआं अंदर जाएगा तो लंग्स को खराब कर सकते हो, तो सीधी सी बात है, जब एक तरीके से यहाँ पर हेयर्स, ठीक है, हेयर्स होने के बावजूद भी वो तो डायरेक्ट एक तरीके से कंजप्शन कर रहे हो, यहाँ पे हेयर्स और एक तरीके से म्यूकस लेयर है, ठीक है, वो कितना ज्यादा रोकेगी। इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये ट्रैकिया के पास जो है, ये ट्रैकिया, आप देखो, आप लोगों ने सांस लिया, जो आपके पास हेयर्स और म्यूकस लेयर है, जितने डस्ट पार्टिकल्स है उसको रोक दिया वहीं पे, वहीं डस्ट पार्टिकल्स को वहीं के वहीं रोक दिया। अब ये जो जो आप लोगों ने एयर एंटर करी है, यहाँ पे आ जाएगा आपके रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए, कार्टिलेज के बने हुए, किसके बने हुए, कार्टिलेज, कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं है, हड्डी भी नहीं है, कार्टिलेज है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या है, मतलब हार्ड टाइप में, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज है वो, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा स्मूथ बना रहा है वो। ये कार्टिलेज क्यों है, ताकि एक तरीके से कोलैप्स ना हो जाए एयर ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। एयर ले रहे हैं, सारे के सारे कोलैप्स ना हो जाए ट्रैकिया के अंदर। अरे ब्रोंकाई वगैरह इस साइड में दे दिए, ये जो ब्रोंकाई वगैरह है ये साइड में दे दिए, क्यों दे दिए, ताकि डिवाइड कर लें स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, और ये स्मॉलर ट्यूब्स के जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी ब्रांक्यूल्स। ये बाद में लास्ट में एल्वुलाई बचता है, एल्वुलाई, ये वाला लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये लास्ट वाले, ये ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर जो है ये कहलाते हैं एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, एल्वुलाई से जस्ट जो चिपके हुए हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एल्वुलाई है, एल्वुलाई के चारों तरफ में क्या लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन से अपने पास, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स दोनों के दोनों यहाँ पे चिपकी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं आर्टरीज और वेन्स की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है बालकों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई हेल्प्स अस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जितना ज्यादा एल्वुलाई होगा, जितना ज्यादा ये एल्वुलाई होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा एक तरीके से सांस लेने में मजे आएंगे, स्वाद तभी आएंगे। जितना ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा, ठीक है। उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, भाई तरीका क्या है। देखो, व्हेन वी ब्रीथ इन, हम लोग जब सांस लेते हैं अंदर, मसल्स ऑफ द डायफ्राम, अपने लंग्स के नीचे है ना, अपना जो लंग्स है ये है क्या, हाँ, ये अपने लंग्स के नीचे ये जो फ्लैट कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ब्रीथ इन करते हैं तो उस टाइम में मसल जो डायफ्राम की होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, जब ब्रीथ इन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ब्रीथ इन कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं इंस्पायरेशन, इन इंस्पायरेशन अंदर ले रहे हैं एयर, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मूव करती है डाउनवर्ड्स, और चेस्ट कैविटी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करेगी, क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंड करने के साथ साथ एयर एंटर कर गई लंग्स के अंदर, ठीक है। ये पहला मैकेनिज्म हो गया। दूसरा, जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे, मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर लेंगे, रिलैक्स कर लिया ना भाई, सारी एयर निकाल दी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, ठीक है।
अब ये हमारे डाउन अप जो अपना क्या कहता है मूव क्या हो जाएगा, ये मसल्स क्या हो जाएगा, मूव अपवर्ड, चेस्ट कैविटी की तरफ चल जाएगी, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ, ठीक है। चेस्ट क्या होगा, एक्सपेंड होगा, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया वो, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने छोड़ा, चेस्ट कैविटी नीचे चली गई, अब चेस्ट कैविटी नहीं, चेस्ट जो है वो नीचे चला गया, अब इसकी वजह से डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्सिंग मोड के अंदर आ गया, ठीक है। क्या आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक अपन लोग आज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, कल का जो आपका टॉपिक होगा, वो हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। खून कैसे बह रहा है तुम्हारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, कैसे पहुंच रहा है वो खून, खूनी जज्बा, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।